नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नोएडा विकास प्राधिकरण या फिर कहा जाए नोएडा अथॉरिटी यूपी की सबसे अमीर और सबसे हाईटेक संस्था, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंड डील कराने वाली अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी जो कि यूपी की सबसे महंगी जमीन को संग्रहित करती है, वो एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पहले भी अपने अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के घटनाओं के चलते सुर्खियों में रह चुकी है और इस अथॉरिटी पर कई बार बड़े सवाल भी लगे हैं और खुद देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था कैग ने इसका खुलासा किया है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार जमीन अलॉटमेंट के नाम पर सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ और सरकारी खजाने को करीब 52,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अथॉरिटी के अधिकारी कुछ रियल एस्टेट कंपनियों पर इतने मेहरबान थे कि भारी बकाये के बावजूद भी करोड़ों की जमीन दी गई और इसके साथ ही सस्ते दाम पर कई कंपनियों को भी जमीन दी गई। कैग ने अपनी रिपोर्ट में जिस तरह की बातें कही है उसका सीधा और साफ मतलब है कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर जमीनों का आंकलन किया है। नियमों की एक ऐसी अनदेखी की गई जिससे नोएडा अथॉरिटी को हजारों करोड़ का घाटा हुआ। कैग की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में 2005 से लेकर 2018 तक अधिकारियों और बिल्डर्स के बीच में मिलीभगत से ग्रेटर नोएडा में जमीन के अधिग्रहण, उनके आवंटन और उसकी मंजूरी में नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई और इस पूरे खेल की वजह से नोएडा अथॉरिटी को 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कैग ने बताया है कि पहले किसानों से जमीन ली गई और फिर उसे बिल्डरों को देने का काम किया गया, लेकिन जिस तरीके से दिया गया उससे साफ है कि रियल एस्टेट बाजार को काफी फायदा पहुंचाया गया और जिस वक्त ये बंदरबाट हुआ उस दौरान मायावती और अखिलेश यादव की सरकार थी। ऐसे में योगी सरकार को चुनावी मौसम में सपा बसपा पर हमला करने का मौका मिल गया और यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर घोटाले को लेकर पिछली सरकारों को घेरा और जांच कराने की भी बात कही है। और कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि नोएडा अथॉरिटी में खेल, किसकी खुली पोल, बसपा सपा काल में घोटाला, क्या बनेगा चुनावी मसाला, बिल्डर अधिकारियों की साठगांठ, क्या नेताओं का हाथ, और कैग का खुलासा, अखिलेश माया राज में हुआ घोटाला, और बिल्डरों की मनमानी या पिछली सरकारों की कारस्तानी। तो कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि कैग की रिपोर्ट या फिर चुनावी सपोर्ट। और आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं पहले आपसे करवा देती हूं। रमाकांत मिश्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। साथ ही कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। और साथ ही मानवेंद्र आजाद मौर्य जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो कि बीएसपी से हैं, जनरल सेक्रेटरी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कपिल जी मैं आपसे ही करूंगी कि अभी तक समाजवादी पार्टी पर सिर्फ आरोप लगते थे, लेकिन कैग की रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है कि आपकी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, क्या कहेंगे? कि कैग की रिपोर्ट ने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया और कैग जब ऑडिट करती है तो पहले तो हम लोगों को प्रोसीजर समझ लेना चाहिए कि ऑडिट का प्रोसीजर क्या होता है। उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि पिछले 10 सालों के अंदर इसका इतना नुकसान हुआ है, इसका ये रेट होना चाहिए। लेकिन आपको याद होना चाहिए यही कैग की रिपोर्ट थी जो 2G और 3G घोटाले के संबंध में आई थी। क्या एक भी रिपोर्ट का कंप्लायंस होते हुए आपको दिखा? माननीय न्यायालय में जाने के बाद भी नहीं आया। और जब स्पेक्ट्रम को उसके हिसाब से किया गया तो कोई बोली लगाने वाला नहीं आया। तब बताइए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए रिपोर्ट को भ्रष्टाचार का आधार बना देना यह बहुत ही जल्दबाजी है, यह भ्रष्टाचार नहीं है। और दूसरी बात, इसी कैग के रिपोर्ट ने अभी हालिया में एक रिपोर्ट दी थी कुंभ को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अभी कुंभ हुआ था इलाहाबाद के अंदर, उसमें 250 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया गया था, हुआ है, और सरकारी धन का अपव्यय हुआ है। तो वो कौन सा भ्रष्टाचार था ये बता, इनसे पूछ लीजिएगा। और तीसरी बात मैं कहता हूं
जब वो 5वां वर्ष अब इनका खत्म हो रहा है, चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने जा रही है, तो इस रिपोर्ट को क्या माना जाए? सरकार अब तक क्यों दबा करके रखी? टाइमिंग को लेकर मैं और सवाल तीसरी करूंगी, बात पूछ लेकिन रहा हूं, इनकी देखिए रिपोर्ट कब 12 से आएगी? 13 साल की ये रिपोर्ट है, जिसमें 7 साल तक आप ही की पार्टी की सरकार रही है। याद होगा आपको, पहले मुलायम सिंह यादव, उसके बाद में अखिलेश यादव। आप लोगों को भनक तक नहीं लगी? ऐसा तो संभव नहीं ना, ये तो ऊपर से लेके नीचे तक सबकी मिली भगत है। देखिए, पहली बात मैं आपको ये बात कह दूं कि मिली भगत है, भ्रष्टाचार है, ये तब होता है जब कैग की रिपोर्ट के आधार पे एफआईआर दर्ज हो और दोषसिद्धि सामने आ जाए। 13 वर्ष की चीजें आज क्यों आ रही हैं? 13 वर्ष की चीजें आज क्यों आ रही हैं? क्यों ना एक ऐसी रिपोर्ट जारी करा दी जाए जो आजाद भारत के पहले से कुछ घोटाले खोल लिए जाए। तो ये हास्यास्पद चीजें हैं। और वर्तमान सरकार के समय में जो बंदर बांट चली है, उसकी रिपोर्ट कब आएगी? दरअसल इनकी तो रिपोर्ट अब आ जानी चाहिए थी, और ये रिपोर्ट तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। छोड़िए ना आप, जो आपकी सरकार के कार्यकाल में अगर घोटाले हुए हैं, बंदरबाट हुआ है, तो उसका जवाब दीजिए ना। क्यों आप बार बार मुद्दे को भटका रहे हैं? मैं तो आपको बार बार ये कह रहा हूं कि बंदर बांट शब्द का प्रयोग कर देना, भ्रष्टाचार का प्रयोग कर देना, ये बहुत साधारण सी बात है। क्योंकि आप एक आरोप लगाए और किनारे हट लिए। कैग ने कहा है क्या कि ये भ्रष्टाचार हुआ है? कैग की रिपोर्ट में अगर आप हमें कहीं पढ़ के लिख सुना दें कि 13 साल में इन सरकारों ने भ्रष्टाचार किया है, ये नहीं है। क्योंकि 2G और 3G के स्पेक्ट्रम के बारे में भी जब आया था तो नुकसान आया था। नुकसान का मतलब ये होता है कि उनकी आधार पर कि इसकी बोली इतनी होनी चाहिए थी, इसकी बोली इतनी लगी। चक्कर ये है कि जब उन्हीं के आधार पर 2G और 3G की बोली लगाई गई, सुन तो लें, कुछ तो जिम्मेदारियां आपकी पार्टी। ठीक है, मेरे पास वक्त, मैं आपसे आगे भी जवाब लूंगी, लेकिन बाकी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होती। वही तो मैं कह रही हूँ कि आरोप नहीं है ना, मोहर लगा दी अब तो। ठीक है, बीएसपी से भी तो इनसे लीजिए ना। कुंभ पे 250 करोड़ रुपए का आया है। मानवेंद्र जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, कपिल जी, बाकी लोगों को। और ये 13 साल की रिपोर्ट आज क्यों जारी हो रही है? ठीक है, मैं टाइमिंग को लेकर सवाल पूछूंगी, वक्त दीजिए मुझे। बीएसपी से भी हमारे साथ में मानवेंद्र जी जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र जी, मायावती तो दिखाई नहीं दे रही हैं, चुनावी माहौल है, लेकिन उनके चर्चे खूब हो रहे हैं। सवाल देखिए, मायावती पर भी खड़े हो रहे हैं। 5 साल तक उन्होंने भी राज किया है, मुख्यमंत्री रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी सफाई में? मानवेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मानवेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पाया। रमाकांत जी, टाइमिंग को लेकर सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं कि टाइमिंग बड़ी गजब की है। एक तरफ विधानसभा चुनाव है, दूसरी तरफ कैग की जो रिपोर्ट सामने आती है, वो दोनों ही जो प्रमुख पार्टियां हैं उन पर सवालिया निशान खड़ी करती हैं। तो वाकई में कहना पड़ेगा कि जो टाइमिंग है वो वाकई में गजब की है। क्या कहेंगे? अमनदीप जी, इस प्रदेश सरकार से इस प्रदेश की जनता को बहुत ही अपेक्षा है। चाहे हम भ्रष्टाचार की बात कर लें, चाहे माफियाओं के आतंक की बात कर लें, चाहे हम ऐसे विकास की बात करें जिसकी विकास की धारा जिस तरह से अभी चल रही। अब अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है 2005-6 से लेकर के 2017-18। ठीक है। अभी कपिल जी मेरे मित्र उस चीज को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। कहाँ उनको इसमें ये रुचि दिखानी चाहिए थी जो कि हाँ, अगर रिपोर्ट आई है तो इसकी सत्यता की जांच और बेहतर तरीके से हो और जो गुनाहगार हैं उसको सजा मिले। उस चीज को न देखते हुए उस चीज को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जाकर के वो 2G और कोयला 2G और कोयला घोटाले की अभी बात कर रहे हैं, इधर की बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 52,000 करोड़ का नोएडा अथॉरिटी को जिस तरह से लगा, उस पर तो एफआईआर संस्थित हुई, विचारण हुआ, विचारण में सारे लोग छूट गए, पता चला कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आप क्यों लीपापोती करते हैं भाई? क्यों भ्रामक सूचनाएं देते हैं मिश्रा जी? कपिल जी, ऐसा है, जरा मुझे बोलने तो दीजिए। 52,000 करोड़ का जिस तरह से अभी रिपोर्ट आई है, निश्चित तौर पर देखिए जिस पर्पज से नोएडा अथॉरिटी को खड़ा किया गया था या जो भी उसके जो 113 प्रोजेक्ट थे, उसमें से मात्र आप अगर देखेंगे तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी उतने ही, कम से कम 30 से 35% लोगों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला है। 1.5 लाख फ्लैट थे। लेकिन रमाकांत जी, आप पर भी तो सवाल खड़े होंगे ना कि केंद्र में देखिए 2014 से आपकी सरकार है, बीजेपी की, ठीक है,
उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी लगभग 4.25 साल तो हो चुके हैं। उसके बाद में अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। सवाल तो आप पर भी खड़े होंगे ना कि क्या वाकई में कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ इसे चुनावी मसाला बनाकर रख दिया जाएगा, या फिर आप जो विपक्षी पार्टियां उनको घेरना चाहते हैं। नहीं अमनदीप जी, मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, इसमें जिस तरह से 18% मात्र इंडस्ट्रियल यूज हुआ है। अब कहेंगे सीएजी की रिपोर्ट की टाइमिंग की बात करें तो क्या भ्रष्टाचार हो या विकास हो, क्या इस टाइमिंग को देख करके उसका प्रोजेक्ट या जो रिपोर्ट है उसको निकाला जाए, जो कि आगे 5 स्टेटों में चुनाव है? क्या विकास की रफ्तार को रोक दिया जाए? क्या भ्रष्टाचार के ऊपर में लगान क्या 5 महीने के बाद लगाया जाएगा? ऐसी प्रक्रियाएं नहीं होती, ये निरंतर प्रयास है और ये कोई रूटीन वर्क है। ये ऐसा नहीं है जो कि इस साल केवल रिपोर्ट आई है और 17-18 तक आई है और 18-19 के बाद रिपोर्ट नहीं आएगी। सीएजी की रिपोर्ट हर एक साल होती है, उसकी ऑडिट हर एक साल होती है, हर एक साल ऑडिट होती है। इसीलिए आप लोग 2005 से लेकर 2017-18 का डेटा आज 2021 में आप लोग सार्वजनिक कर रहे हैं। आप निश्चित देखिए, इतने साल 13 सालों का डाटा है, 13 सालों के डाटे को ऑडिट करना। मानवेंद्र जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र जी, सवाल देखिए, अब मायावती पर भी खड़े हो रहे हैं कि पूरा नोएडा बेच दिया आप लोगों ने, तो क्या कहेंगे अपनी सफाई में? देखिए, इसमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है अमनदीप कौर जी। मैं टेक्निकल इशू के कारण बड़ी देर से आपसे जुड़ पाया हूं, लेकिन आपका सवाल मुझ तक पहुंच गया है। ये चुनावी मसाला जो कैग की रिपोर्ट के माध्यम से पेश करने का प्रयास किया जा रहा है, जनता बेहतर तरीके से जानती है कि बीएसपी सरकार में आदरणीय बहन जी ने केवल विकास किया है, गरीबों तक योजनाएं वास्तविक रूप से पहुंची हैं, ना कि जुमला पहुंचा है। और जनता अच्छी तरह जानती है कि घोटाले कहां पर हो रहे हैं और कौन कर रहा है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ में बीजेपी से प्रवक्ता है रमाकांत जी, जवाब दीजिए। देखिए, सीधे तौर पर एक बार फिर से आप ही पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो देखिए आपके भी कार्यकाल में हुए हैं, लेकिन जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, देखिए सवाल एक ये भी है कि सिर्फ 17 और 18 तक ही क्यों की गई? आज 2021 चल रहा है, आप ही के कार्यकाल को क्यों छोड़ दिया गया? मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, 2017-18 तक आई है, 13 साल की लंबी रिपोर्ट है। और उसके बाद ये कहेंगे जो 18-19 के बाद सीएजी की रिपोर्ट या ऑडिट नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो भ्रष्टाचार करती है वो किस तरह से बच निकलती है, अब मैं बता देता हूँ। इसका क्रोनोलॉजी समझिए, ये बचते कैसे हैं? क्योंकि 5 स्टेट का चुनाव है, टाइमिंग है, टाइमिंग इन्होंने ऐसे किया है जो सत्ता पक्ष को ये जो है सो फायदा देगा। इस तरह से जो भ्रष्टाचार जो आज तक जो होता रहा है, 55 सालों से कांग्रेस ने किया, अब बसपा और या समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 2012 से 17 और उससे पहले जैसे निश्चित तौर पर ये क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक है, कपिल जी आप अपनी बात रखिए। राजनीतिक पार्टियां ऐसे बच निकलती है, ऐसे ही बच निकलती है राजनीतिक रमाकांत पार्टियां। जी, कपिल जी को सुन लीजिए। देखिए, मेरी बातों का भी एक भी तथ्यात्मक जवाब इनके पास नहीं है। मैं अमनदीप एक बात पूछना चाहता हूं कि आज 13 साल के बाद आप कैग की रिपोर्ट लेकर के आ रहे हो। आप जमीन 13 साल पहले किस दाम की थी और आज किस दाम की है, उस पर जब आप मानक पे निकालोगे तो आपको भारी अंतर दिखाई देगा। इन्होंने तो 3 महीने में ही 16 गुना जो है वो 16% जो है महंगाई बढ़ा दी है। कपिल जी, सवाल मत, इस पे आप सवाल मत उठाइए ना। देखिए, इस 2005 से पहले जिस रेट पर जमीन बेची गई थी वो ज्यादा थे, उसके बाद में कम हुए हैं। इतना तो आप भी जानते हैं ना कि समय के साथ तो जो दाम होते हैं उसमें बढ़ोतरी होती है, ना कि कमी आती है। नहीं, अमनदीप मुझे पता है कि कैसे रिपोर्ट निकाली जाती है, ऑडिट वो किस आधार पे करते हैं, मुझे ये पूरी तरीके से ज्ञात है। मैं भी ऑडिट करना जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन कपिल जी आपकी बात सुनकर लग रहा है कि आपको दुख इस बात का है कि जो रिपोर्ट सामने आई है वो देरी से आई है। अब देखिए ना, कल मेरी बात बायर से हुई है, उनका कहना है कि तमाम परेशानियों का सामना वो लोग कर रहे हैं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों के साथ में एक तरह से ठगी की गई है। आप लोग उस बारे में सोचिए ना, हर मुद्दे को आप लोग सब चुनावी एंगल ही क्यों देते हैं? आरोप और प्रत्यारोप के जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। लगातार जो नेता है एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अगर हम बात करें तो सवालिया निशान समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर खड़े हो रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले बीजेपी से रमाकांत जी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, आपका ही मैं रुख करूंगी। देखिए,
पुरानी सरकारों की जो गलतियां रही हैं उनको किस तरह से अब दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि रिटायर्ड भी हुए हैं, बिल्डर्स पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 13 साल पहले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अब आपकी पार्टी किस तरह से इसे दुरुस्त करेगी और क्या विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? देखिए अमनदीप, यहाँ पर 2005 से लेकर के 2017-18 तक जिस तरह से भ्रष्टाचारी अफसरों के ऊपर में राजनीतिक संरक्षण मिलता था, निश्चित तौर पर अब उस तरह का संरक्षण अभी बिल्कुल ना के बराबर है। और जहां तक बात है, अगर कहीं पे भी, तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर में एक्शन लिया जा रहा है। जहां तक बात है, जिस तरह से 52,000 करोड़ रुपए जिस तरह से नोएडा अथॉरिटी जो अनदेखी की गई, बहुत सारे ऐसे नियम थे जहां पर 500 के नेटवर्थ के ऊपर में उसको बोली लगाना चाहिए था, वहां पर हम लोगों ने देखा है इसमें खास करके 75 करोड़ जिसकी नेटवर्थ थी उसकी भी बोली स्वीकार की गई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये राजनीतिक संरक्षण के बिना बिल्कुल हुआ नहीं होगा। और ये चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो, निश्चित तौर पर इन दोनों की मिली भगत के बाद ही जाकर के इस तरह के भ्रष्टाचारी अफसरों के हौसले बुलंद होते हैं। और हमारी नीति हमेशा से रही है कि 0% हमारी टॉलरेंस होती है भ्रष्टाचार के ऊपर में। निश्चित तौर पर इसके ऊपर में एक्शन तो होगा ही होगा। इसके ऊपर में जो चुनाव देख करके उजागर होता है, भ्रष्टाचारी अफसर जो भी होंगे। ठीक है रमाकांत जी, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है कपिल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और एफआईआर के आधार पर निश्चित तौर पर उनको सजा जरूर देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात यह है कि इन्होंने ये कहा है कि 2018 तक का उन्होंने किया है, तो 52,000 करोड़ का घोटाला है वो 1 साल तो इनके भी सरकार का आ रहा है, इनको भी जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन करीब आया है तब ये मसाला लेकर आए हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, जब सेंट्रल ऑडिट इनको करानी थी, सेंट्रल ऑडिट हर साल होती है, तो ये 13 साल बाद रिपोर्ट क्यों? इनकी तो गवर्नमेंट 8-9 साल से केंद्र में चल रही है। 8-9 साल से आप क्यों चुप्पी साधे हुए थे? आपने उस समय क्यों नहीं कराई थी? तो ये सीधी सी बात है कि संवैधानिक संस्थाओं के चूल्हे हिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी आपने देखा कि अभी हमारे तमाम नेताओं के यहाँ जो है सीबीआई के छापे मारने शुरू हो गए और 17,500 रुपया बरामद कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्रतिशोधात्मक कार्य करने वाली सरकार है। ये जानबूझ करके इलेक्शन को देखते हुए ईडी, सीबीआई और इस तरीके की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी लगा रही है। 4 कॉलोजियम के वरिष्ठ जज जो सुप्रीम कोर्ट के थे, उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज आकर के आप पत्रकार वार्ता से कही थी, आप पत्रकारों से वार्ता करते समय, कि मोदी सरकार से इस देश के संवैधानिक ढांचों को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। और लोकतंत्र को खतरा अगर है तो वो ऐसे ही है कि जब चाहा जाएगा कैग का इस्तेमाल किया जाएगा चुनाव प्रचार करने के लिए अपने, और जब चाहा जाएगा दूसरे पर भ्रष्टाचार बताया जाएगा और साबित एक नहीं होगा। इनसे पूछिए कि 2G और 3G लेकर के आए थे जिस विनोद राय के माध्यम से, उसको इन्होंने महिमा मंडित करने का काम अपने यहाँ किया कि नहीं किया? ठीक है, मैं जवाब लूंगी। मैं ठीक है, मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मानवेंद्र जी आप बताइए, समाजवादी पार्टी तो इसे चुनावी मुद्दा बता रही है, क्या बीएसपी भी यही मानती है कि सिर्फ विधानसभा चुनाव को लेकर ही इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है? देखिए, इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि ये बिल्कुल चुनावी मुद्दा है। और साथ में ये जरूर आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि कनक कनकते 100 गुनी बा खाए बोराए जग बा पाए बोराए। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, पूरी ताकत दी, लेकिन ताकत पाकर जिस तरह से ये बौरा गए, लोकतंत्र का जिस तरह से इन्होंने हनन किया हुआ है, ये सारी चीजें जनता के सामने हैं। अब ये पश्चाताप का इनके पास समय है, माफी मांगने का समय है, ना कि इस तरह से आप सरकारी एजेंसियों को, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके और चुनावी मुद्दे बनाकर और जनता को गुमराह करने के लिए। वो समाज, वो जनता नहीं रह गया है, ये समझना चाहिए। लोकतंत्र है, सभी को मौका मिलता है। बेहतर काम करने के बाद भी, बहुजन समाज पार्टी का बेहतर कार्यकाल होने के बाद भी जनता ने दूसरे को चुना, और चुनने के बाद उसने देखा कि नहीं, बसपा सरकार, बसपा काल हमारे लिए बेहतर था। आदरणीय बहन जी की नीतियां हमारे लिए बेहतर थी, उनकी दी गई योजनाएं बेहतर थी। ये आप जो अब 2007 की सरकार का रिपोर्ट आप 2022 में खोल रहे हैं, ये आप खुद समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। जी, अगर ये एहसास जनता को होता तो आपकी पार्टी 10 साल तक सत्ता से दूर थोड़ी होती। ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं देखिए, हमने कहा
जी जी जी, आदरणीय कौर साहब, देखिए ऐसा है कि ये लोकतंत्र है। बेहतर काम करने के बाद भी जनता चाहती है कि दूसरे को मौका दिया जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। एक आखिरी इस बात को आप सवाल क्यों मेरा भूल जाते हैं? रमाकांत क्यों जी भूल आपका, जाते हैं देखिए ये चुनावी मुद्दा तो है ही, लेकिन देखिए कल मेरी बात भी हुई थी, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया कि बाहर से कई तरह की शिकायतें सामने आ रही, कई तरह की परेशानियों की भी बात उन्होंने की है और मांग भी कर रहे हैं सरकार से, क्या उनका भी ख्याल रखा जाएगा? देखिए भ्रष्टाचारी हम लोगों ने देखा है, जो कि अमनदीप, जो कि पिछले भी जो कांग्रेस की सरकार रही है, वहां पर एक आदरणीय मंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने गमले में गोभी उगाया था और कृषि इनकम दिखाते थे। तो हम ये देश में अरे भाई सुखराम को आपने निकलवाया और फिर गले से लगा लिया। येदियुरप्पा में आपको कोई भ्रष्टाचार नहीं नजर आता है। बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, उसमें आपको कोई भ्रष्टाचार नजर नहीं आता है। आपको कहाँ दिखाई देता है? आप अपने तो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू करना जानते हैं। आपके लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप स्मार्ट मीटर घोटाला कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप पीएफ फंड घोटाला कर रहे हैं, आपने कुंभ में 250 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उस घोटाले पे आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर सीएजी की रिपोर्ट तो कुंभ पर भी आ गई, जिसमें 250 करोड़ रुपया योगी सरकार पे बताया गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया है। आपने कितनी एफआईआर योगी सरकार के विरुद्ध दर्ज कराई है, मुझे ये बताने का काम करें। 250 करोड़ का आखिर योगी सरकार में घोटाला किया गया है, कुंभ का घोटाला किया गया है। इसी सीजीए की रिपोर्ट है। आपने उस रिव्यू के आधार पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? पाएगा और भ्रष्टाचारियों को निश्चित रूप से सजा मिलेगी। क्यों नहीं दर्ज किया? रमाकांत जी, कपीश जी, रमाकांत जी, कपीश जी, और आप फ्रॉड होने देंगे? रमाकांत जी, कपीश जी, देखिए मुद्दे की गंभीरता को तो समझिए आप लोग। कई सारे लोगों के साथ में भ्रष्टाचार हुआ है, कई सारे लोगों से पैसे ले लिए गए, लेकिन अभी तक उन लोगों को भूमि नहीं दी गई। आप लोग राजनीति का घोटाला किया गया है कुंभ के अंदर, योगी सरकार पे कितनी एफआईआर? ठीक है कपीश जी, मेरे पास समय की कमी है, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति जारी है और वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या पूरे मुद्दे को लेकर वाकई में कोई बड़ी कार्रवाई होगी, क्या बड़ा एक्शन लिया जाएगा, या सिर्फ ये एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.